हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे अरुंधति रॉय जी के बारे में। आज है डे 6 अरुंधति रॉय, जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि व्हाट कैटापुल्टेड हर सक्सेस, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फॉर विच that came in 1997 and for which she received the one of the most prestigious awards of all, that is the Booker Prize. So she is not only the champion of the underdog, she is also a very active political activist. And today we are going to discuss about अरुंधति रॉय। तो चलिए अरुंधति रॉय जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है अरुंधति रॉय जी का कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को केवल उनके अरुंधति रॉय, शी इज a very famous writer, and she is basically she is famous for her novel The God of Small Things, in which she vehemently raised her voice for the Dalits and the champion, and she is also the champion of the underdogs. मतलब उस नॉवल में तो ऐसा लगता ही है। और शी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फिगर। शी वॉज बॉर्न इन मेघालय शिलोंग में उनका जन्म हुआ था 1961 में। एंड शी नॉट ओनली रॉट novels apart but also essays, reportages and क्या लिखे हैं, स्पीचेस, ये सब उन्होंने लिखा है। और शी गॉट इंटरनेशनल अक्लेम विद हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के आते ही एकदम से जो है ना, उनको एक वो उन्होंने एक नीश अपने लिए कार्व करी थी। दिस वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये एक लैंडमार्क जो है वो वर्क है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। अब एक टर्म आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल। देखिए, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और कॉलोनियल का मतलब होता है जो अंग्रेजों का राज था, तो इंपीरियलिज्म। तो जब अंग्रेज चले गए उसके बाद, लेकिन लोगों के ऊपर वो अपना एक प्रभाव जो है वो छोड़ गए। हालांकि अरुंधति रॉय का जन्म काफी समय बाद हुआ, भारत की आजादी के बाद, मगर उसके बाद भी आप ये देखिए कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जो है, जब हमारे देश में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का स्टार्ट हुआ। इंडियन इंग्लिश राइटिंग क्यों आई थी? ये एक मीडियम नहीं थी, ये जो है एक ये जैसे ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन था, हम लिखना ही चाहते थे। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो, ये तो बेसिकली एक जैसे कहना चाहिए कि हमारे पर जब चीज थोपी गई तो उसके बाद इंग्लिश को भाई लॉर्ड मैकॉले के उसमें तब थोपी गई, तो उसके बाद हमारा ये हुआ कि भाई व्हाई नॉट मेक दिस लैंग्वेज आर मीडियम टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस, टू लेट अदर्स नो व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया था, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की जब ब्रिटिश जो है यहाँ से चले गए और उसके बाद वो चले गए, बट द वैक्यूम दे क्रिएटेड, तो वो लिटरेचर जो उस समय में प्रस्तुत हुआ वो उस समय का कहीं ना कहीं उस समय की मेंटालिटी को और जो एक हाइब्रिडिटी को दिखाता हुआ है। तो ये एक बहुत ही जैसे एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही ज्यादा एक इनका लैंडमार्क वर्क है, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 97 में आया था। और इसमें इन्होंने हाइब्रिड लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव कॉन्शियसनेस, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इंडियन और इंपीरियलिज्म के बीच में जो एक सैंडविच एक वो हो जाता है, सैंडविच आइडेंटिटी हो जाती है, उसको इन्होंने जो है वो एक्सप्रेस करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करा है। रॉय ने ना केवल फिक्शन के बारे लिखा है, बल्कि उनके नॉन फिक्शन भी हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। यहाँ पर भी उन्होंने जो है मतलब उन्होंने माइनिंग इंटरेस्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब शी इज अ वेरी एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बहुत ज्यादा जो है वो अपना जिसे कहना चाहिए कि अगर वो एक लिटरेरी पर्सन है तो उनका वो एक उनकी जो रिसर्च रहती है वो सेकेंड हैंड रिसर्च नहीं रहती है, मतलब वो हर चीज में उसको फील करती हैं तब वो लिखती हैं अरुंधति रॉय। अभी उनका एक नॉवल आया था, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अगर आप उस नॉवल को, मतलब वो काफी समय बाद आया, 1997 के बाद 20 साल बाद 2017 में ये नॉवल आया, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस नॉवल, तो इस नॉवल में उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने एक मेन स्ट्रीम उससे हटकर
और बेसिकली उसमें उन्होंने बताया है कि जिन एक तरीके से शी बिकेम द चैंपियन ऑफ ऑल दोज जिनका कोई नहीं होता, उनका जो है उनके लिए उन्होंने वॉइस जो है उसमें उठाई है। और अब हम इसके बारे में मैं इनके बारे में बताना शुरू करती हूँ। पहले सबसे पहले उनके मेजर नॉवल से स्टार्ट करती हूँ। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड ऑल दैट, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पहले मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता दूं, दिस इज हर डेब्यू नॉवल, one of the most renowned novel in the history of Indian writing in English. Why? क्यों है? Why it is so important? Let me tell you. ये जो नॉवल है, ये पोस्ट कॉलोनियल इंडियन नॉवल का कहना चाहिए एक लैंडमार्क वर्क है। सबसे पहले ये नॉवल केरला की में सेट है, और केरला में ये 1969 और 93 का एक जो है जक्स्टापोज किया गया है इस नॉवल में। इसमें जो ट्विंस दिखाए हैं एस्था एंड राहील, और ये एस्था एंड राहील जो कि उनका चाइल्डहुड इंसिडेंट उनके पर्सनैलिटी को कैसे शेप करता है। और इसमें स्टोरी जो है एक वेल्दी साइरियन क्रिश्चियन फैमिली है जो कि आइनमन में रहती है। और पता चलता है कि जो ये ट्विंस हैं एस्था एंड राहील, इनकी मदर का नाम है अम्मू, और वो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से बचकर अपने घर पर आती है। एंड देयर शी फेल इन लव विद द अनटचेबल वेलुथा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। But very soon their affair was discovered by the so-called upper caste people, और इसके लिए वेलुथा को एक झूठे इल्जाम में फंसाकर उसको पुलिस के द्वारा बहुत टॉर्चर किया जाता है। एंड शी अल्टीमेटली succumbed बिफोर हिज इंजरीज। और अम्मू का उसके बाद बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती है। एंड एक इसमें इस नॉवल में एक ट्रेजेडी का एक रीज़न क्यों वेलुथा को टॉर्चर किया जाता है कि सोफ़ी मोल, एक लड़की जो कि अम्मू के भाई की बेटी है, उसकी वो बच्चों की गलती की वजह से वो डूब जाती है, छोटी सी बच्ची जो है वो। और इससे क्या होता है कि वो जो इवेंट है वो धीरे 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 बहुत सारे इवेंट्स को जन्म देता है। नॉन लीनियर टाइम जो है वो दिखाया गया। ये नहीं है कि स्टोरी सीक्वेंशियली चलती है, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में स्टोरी झूलती रहती है। और इसमें जो है कैसे वेलुथा को टॉर्चर किया जाता है, अम्मू आत्महत्या कर लेती है, उन बच्चों पे क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस नॉवल में। और मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताना चाहूँगी, जिससे कि आप लोगों को इसका बिल्कुल क्लियर जो है वो इसके बारे में पता चले। इसके कैरेक्टर्स और सब चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, पहले इसके जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है उसके बारे में और बताना चाहूँगी कि एक कैरेक्टर्स को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो कैरेक्टर्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक इसको हम लोग शॉर्ट में इसको ले सकते हैं कि क्या है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? कौन है? दैट इज वेलुथा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस नॉवल केम इन 1997। लव लॉज के बारे में बताती है, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच दैट पर्सन शुड बी लव्ड। ये वेलुथा के बारे में है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं एस्था, राहील। सेटिंग क्या है? केरला 1969। और उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मू, ये मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। अम्मू जो है वो एस्था और राहील की मदर है, ग्रैंड मदर है, मम्माची, ग्रेट अंकल हैं चाको, बेबी कोचम्मा, सब के सब जो है मतलब एक अलग ही किस्म के लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं। और ट्रेजेडी की शुरुआत तो पहले ही अम्मू और वेलुथा का अफेयर हो जाता है। वेलुथा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और चाको की एक्स वाइफ मार्गरेट कोचम्मा और उसकी बेटी सोफी मोल इंग्लैंड से मिलने के लिए आते हैं केरला में। और वहाँ पर
सोफी मोल जो है वो पानी में डूब जाती है। वेलुथा एक स्किल्ड कारपेंटर है एंड ही इज अ दलित। ही वर्क्स इन द पिकल फैक्ट्री ऑफ द फैमिली द और अम्मू की फैमिली में की पिकल फैक्ट्री में काम करता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि अम्मू एंड वेलुथा फेल इन लव विद ईच अदर एंड दैट इज the worst thing that society could ever dreamt of, the a caste forbidden romance. एंड एक दिन जब सोफी मोल, वेलुथा, एस्था और राहील जो है वो बोट से घूमने के लिए जाते हैं और तभी जो है वो बोट पलट जाती है और सोफी मोल डूब जाती है। फैमिली बहुत आसानी से एक बेचारे वेलुथा नाम के व्यक्ति जो कि उन्हीं की पिकल फैक्ट्री में काम करता है, उसको वो अपना शिकार बना लेते हैं और उसके ऊपर ये ट्रेजेडी, उसको अक्यूज कर दिया जाता है कि ही इज़ द रीज़न बिहाइंड किलिंग सोफी मोल। और पुलिस उसको ब्रूटली टॉर्चर करती है एंड इन कस्टडी ही डाइड। अम्मू को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, शी ऑल्सो डाइज यंग। एस्था इज मेंटली ब्रोकन एंड सेंट अवे फ्रॉम राहिल। दो ट्विंस जो हैं ये उनको सेपरेट कर दिया जाता है और जब बहुत लंबे समय बाद वो दोनों लौट कर आते हैं, यानी कि रिटर्न एज एडल्ट्स। राहील 31 ईयर्स, मतलब दोनों ट्विंस हैं तो दोनों 31 साल के हैं। और यहाँ पर एक दोनों के दोनों जो हैं वो अपने अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और इस नॉवल में कहीं ना कहीं एक इंसेस्ट का भी जो है उन्होंने हिंट जो है वो दिया है, रिफ्लेक्टिंग देयर नीड टू फील होल अगेन। तो इसमें ना थीम्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है कास्ट ऑपरेशन। इसमें कास्ट ऑपरेशन है जो वेलुथा को मारकर जो है वो दिखाया गया। फॉरबिडन लव, अम्मू वेलुथा, राहेल एस्था। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी है, कॉलोनियल हैंगओवर इन फैमिली बिहेवियर। उसके बाद पावर एंड जस्टिस, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच दैट पर्सन बी लव्ड। चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन बहुत सुनी होगी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसा आपका चाइल्डहुड होगा वैसा ही आपका अडल्टहुड होगा, यानी कि द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर चाइल्डहुड मेक्स योर अडल्टहुड। कि जो आपकी पर्सनैलिटी बड़े होकर निकल कर आएगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी जो है किस पर डिपेंड करती है, वो आपके चाइल्डहुड पर डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है लव, इमोशन एंड गॉड इज वेलुथा। और इसका जो नैरेटिव स्टाइल है दैट इज नॉन लीनियर स्टाइल, यानी कि कहानी सीक्वेंशली जो है वो नहीं बढ़ती है। इसमें अब इसके क्वेश्चंस वगैरह तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अब मैं आप लोगों को जो ये था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस लगभग 20 साल बाद आई थी और उनके डेब्यू नॉवल के बाद, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और फिर आप कहोगे तो मैं आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, दिस नॉवल डजंट फॉलो लीनियर नैरेटिव, ये भी लीनियर नैरेटिव नहीं फॉलो करता। ये नॉवल दिस नॉवल मूव्स थ्रू दिल्ली, गुजरात एंड कश्मीर, टेलिंग द स्टोरीज ऑफ आउटकास्ट। आप अगर अरुंधति रॉय को पढ़ते हैं तो शी इज द चैंपियन ऑफ द आउटकास्ट। मुल्कराज आनंद भी आपने पढ़ा, मगर वो सरफेस लेवल पे, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर उनकी सफरिंग्स को समझा है। तो कहानी है ये एक आफताब से अंजुम बने लड़के की। एंड लेट मी टेल यू द स्टोरी in nutshell so that you may understand the concept of the ministry of utmost happiness. What is the meaning of the title, the ministry, utmost happiness, and all that. But this story begins with Aftab. In a very conservative family, a boy is born, and the parents fondly named him Aftab, but he is born intersex. So he is very confused whether he should be termed as a boy or as a girl. But he is more feminine, but his parents, or specifically his father, tries to instill masculinity in him. But he is quite confused which identity he should adopt, a male or a female.
Aftab eventually leaves home and joins Khwabga. Khwabga is the name of the place where the Yanak community lives. ख्वाबगा में वो चला जाता है and there he becomes Anjum. He goes through the surgery of gender change, and but he is prejudiced from the outer world. People are not ready to accept her. Now he has transformed from आफ्ताब टू अंजुम. ये आप लोग समझते भी होंगे कि आज भी लोग जो हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपना जेंडर चेंज करवाते हैं, लोग उनके ऊपर हंसते हैं. मतलब लोग ये नहीं समझना चाहते, दे आर लाइक दिस वे, they are born this way, that is their identity. And what people, अगर कोई हटके है तो वो मजाक बनाने के लिए नहीं है. जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि एक जो रोस्ट करने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन, उस पे जब वो समाज के विजुअली चैलेंज लोगों का मजाक उड़ा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर ये फाइन लगाया कि यू शुड रेज फंड टू हेल्प दोज फिजिकली चैलेंज पर्सन जिनका आप मजाक उड़ा रहे थे. तो यही होना चाहिए. इफ अगर आप ये समझते हैं आप नॉर्मल हैं, तो जो भी व्यक्ति, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है भाई, जिसको जिस चीज में कंफर्टेबल लगे दैट इज नॉर्मल. तो लेकिन यहाँ लोग नहीं समझते हैं, मेन स्ट्रीम से हटके अगर कोई भी चीज आती है तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. एंड यहीं पे जो आफ्ताब था, ही was comfortable in the skin of a woman. She went through that gender change surgery and she became a transgender woman. तो वो जो है उसके बाद वो अंजुम बन जाता है. एंड people treated her host, people treated her brutally. Now he adopts a baby girl and अंजुम जो है वो एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करती है और उसका नाम रखती है ज़ैनब. और वो ज़ैनब को लेकर गुजरात जो है ट्रैवल कर रही है एक पिलग्रिम जो है के तौर पर. और 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें वो फंस जाती है मुस्लिम राइट्स में, और वहाँ पर उनके साथ जो गए होते हैं वो मर भी जाते हैं. तो वो जो दंगा था, दैट लीव्स अ परमानेंट स्कार ऑन हर सोल. अब उसके बाद व्हेन शी कम्स बैक, अंजुम जब वापस आती है तो वो ख्वाबगा नहीं जा पाती है जहाँ पर ये यनक कम्युनिटी रहती है. तो वो एक कब्रिस्तान में जाती है, और कब्रिस्तान में उसको लगता है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मतलब कोई ऊंचा नीचा बड़ा लोग ये सब नहीं देखा जाता. तो वो कब्रिस्तान में चली जाती है और वहां पर वो एक गेस्ट हाउस बनाती है, जन्नत गेस्ट हाउस बनाती है. ये जन्नत गेस्ट हाउस, इट बिकम्स अ शेल्टर फॉर ऑल द अनवांटेड पीपल. जितने भी अनवांटेड लोग हैं, द आउटकास्ट एंड अदर्स, वो सबके लिए जो है वो गेस्ट हाउस जो है, जन्नत गेस्ट हाउस जो है वो एक शेल्टर हाउस जो है बन जाता है. अब किस किस के लिए वो शेल्टर हाउस बनता है? जैनब के लिए, होमलेस एनिमल्स के लिए, विक्टिम्स ऑफ कास्ट के लिए, और लोनली सोल्स जिनकी कोई परवाह नहीं करता. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता दुनिया में, तो उनके लिए. अब उसके बाद कहानी का एक और नैरेटिव है जिसमें एक तिलो नाम की लड़की है. तिलो और कश्मीर दिखाया. पहला जो पार्ट था वो आपने पढ़ा, दैट इज द स्टोरी ऑफ आफ्ताब ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अंजुम. और आफ्ताब, जो भी मैंने कहा, जो मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं उनको लोग जो है वो आउटकास्ट बना देते हैं. तो तिलो की कहानी है. तिलो यानी कि तिलोत्तमा. Tilottama, she is a mysterious independent woman from Kerala, and she is highly political. मतलब वो उसके अंदर एक zeal है to do something, और ये to do something for the country. और उसकी एक रिलेशनशिप है एक कश्मीरी फाइटर के साथ, मूसा के साथ. और उनकी ज़िंदगी घूमती है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के आसपास जो है वो घूमती रहती है. और तिलोत्तमा को जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है. और उसके बाद तिलोत्तमा जो है वो उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर कर दिया जाए. आप सोचिए एक औरत को जिसको जेल में ले जाया गया है और जिसके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि एक
स्पाई होने का, तो वो औरत तो ऑब्वियसली आउटकास्ट हो गई। तो तिलोत्तमा जन्नत गेस्ट हाउस में जाती है जहां अंजुम उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती है। तिलोत्तमा स्टार्ट्स टीचिंग द अबैंडन्ड किड्स, जो आउटकास्ट किड्स हैं उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। और तिलोत्तमा जो एक बेबी को भी उसमें अडॉप्ट जो है वो करती है, दैट सिंबलाइजेस होप। और अंजुम, तिलोत्तमा और एक फैमिली बनाते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड बाय ब्लड बट दैट इज डिफाइंड बाय होप एंड लव। तो ये कुछ नॉवल में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है दयाचंद, लेकिन वो अपना नाम रखता है सद्दाम हुसैन। तो ये इसलिए रखता है क्योंकि ही वांट्स टू सीक जस्टिस फॉर हिज फादर हु वाज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। और उसके बाद एक कॉमरेड रेवती हैं जो नक्सलाइट सर्वाइवर हैं, एक डॉक्टर आज़ाद भारतीय हैं, और बाकी कुछ और कैरेक्टर्स भी इसमें हैं। तो इसकी अगर हम थीम बात, अच्छा इसका टाइटल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक मिनिस्ट्री वर्ड यूज करा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। जो जन्नत गेस्ट हाउस है, देयर एवरीवन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये एक अनऑफिशियल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ utmost happiness, a place where the forgotten learn to live again, a place where the forgotten love to learn to live again. तो मतलब अरुंधति रॉय ने यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो रियल हैप्पीनेस है, इट इज क्रिएटेड बाय ऑर्डिनरी पीपल हु केयर फॉर वन अनदर। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग जो है, मैं आपसे इस पे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बट मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो होता है वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जिसके बारे में इतना नहीं पढ़ा हुआ होता। तो मैंने सोचा आप लोगों से ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। तो पहला है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज मेनली सेंटर्ड ऑन, किस चीज पर सेंटर्ड है? ए, सेलिब्रेटिंग अर्बन इंडिया सक्सेस स्टोरी। बी, लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल्स। सी, अ पॉलिटिकल लीडर्स जर्नी। और डी, अ रोमांटिक ट्रायंगल। एंड द करेक्ट आंसर इज, इसका सही आंसर है दैट इज बी, दैट इज lives of marginalized and oppressed individuals. What is the original name of Anjum before transitioning? क्या नाम था अंजुम का? जैनब, तिलोत्तमा, आफ्ताब, रेवती। And that is आफ्ताब, बिल्कुल सही। Where does Anjum build her living space and guest house? Near the Red Fort, on the banks of Ganga, in a graveyard in Old Delhi, in Kashmir. And that is C, in a graveyard in Old Delhi. Which major real shapes our Anjum's trauma? A, Jallianwala Bagh massacre. B, Gujarat riots 2002 emergency 1975, या demonetization 2016। और आपको पता है कि अंजुम की आत्मा पर एक बहुत गहरा जो दाग पड़ता है वो 2002 के जो गुजरात के दंगे हुए थे उससे पड़ता है। What does Jannat guest house symbolize? Social segregation, refuse and chosen family, political dominance, or wealth and prosperity? And the correct answer is B, refuse and chosen family. The true message of this novel is the real happiness is created by ordinary people when they care for one another. And if we if we treat everyone with with love, dignity, mutual understanding, the world will really become a jannat. तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दैट इज, ये इनके कुछ ऐसे कलेक्शंस हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इनका ये ऐसे कलेक्शन है इनका जिसमें उन्होंने डैम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है। शी टॉक्ड अबाउट डैम प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स। इस कलेक्शन में द एंड ऑफ इमेजिनेशन है जिसमें उन्होंने
इंडिया की न्यूक्लियर टेस्टिंग जो पोखरण में हुई थी उसको क्रिटिसाइज किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि whenever we try to become modern, we try to become modern on the cost of dehumanization। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है, विद फियर्स डेनंसिएशन रिवीलिंग हाउ इंडियाज डेमोक्रेटिक फसाड मास्क अ सिस्टम वेयर द लाइव्स ऑफ मेनी आर सैक्रिफाइस फॉर द कंफर्ट ऑफ द फ्यू। इन्होंने इसमें बताया है कि when we try to make others understand that whatever we are doing, or when the governments try to make people understand that whatever we are doing that is for the upliftment of people, behind this facade there is a reality that for the comforts of a few, many are sacrificed, many lives are sacrificed। तो ये है उनका द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और अगर आपको मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो आप लोग सुन लीजिएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। ये 1999 का पॉलिटिकल एसे है, नॉन फिक्शन है। और इसमें उन्होंने इसकी जो थीम है दैट इज बिग डैम्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने ना शी बेसिकली फोकस्ड ऑन नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम। और इसके में वो कहती हैं कि जब आदिवासियों को फोर्सफुली अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होम एंड कल्चर एंड कम्युनिटी दैट लीड्स ये वही वाली चीज़ रहती है कि समाज को एक पिक्चर दिखाई जाती है, कि एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है बट उसकी ग्रे रियलिटी नहीं दिखाई जाती। और एक वो क्वेश्चन करती हैं, हु डिसाइड्स व्हाट द रियल प्रोग्रेस इज, हु पेज फॉर इट एंड हु ट्रूली बेनिफिट्स। इनका जो ऐसे है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, न्यूक्लियर वेपन्स एंड नेशनलिज्म उसकी थीम है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका जो है वो डैम प्रोजेक्ट्स पर है। और जो ये एंड ऑफ इमेजिनेशन है दैट इज अपॉन न्यूक्लियर वेपन्स एंड नेशनलिज्म। ये पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लिखा था उन्होंने। और उसमें उन्होंने शी स्ट्रांगली अपोजेस न्यूक्लियर मिलिट्राइजेशन। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स डू नॉट प्रोटेक्ट अ नेशन, तो हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वेन एवर वी डू न्यूक्लियर टेस्ट दैट इज, उनका मानना ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फसाड है और एक अग्रेसिव नेशनलिज्म है। और उनका ये मानना था कि जब भी कभी हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो ये एक तरीके से एक वायलेंट सेलिब्रेशन में बदलता चला जा रहा है, कि नेशनलिज्म इज इक्वल टू अग्रेशन। तो चलिए, और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वॉकिंग विद द कॉमरेड्स के बारे में बताना चाहूंगी। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो है, पावर पॉलिटिक्स देख लीजिए, ये ब्रिलियंट रिपोर्टाज है, थोड़ा बहुत खुद कुछ भी पढ़ लीजिएगा। वॉकिंग विद द कॉमरेड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो एसे है, इस एसे में मतलब कहते हैं कि 2 हफ्ते लगाए थे उन्होंने नक्सलाइट माओइस्ट गुरिल्लाज के साथ 2 हफ्ते उन्होंने बिताए थे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में। और वहाँ के जो इंडिजिनस, वहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी थे, जो गोंड और हल्बा और मुरिया कम्युनिटीज के थे, उनके साथ उन्होंने समय बिताया। और उन्होंने ये पूरा ये बताया है कि उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट को इसमें क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि जब विच एक्सपोजेस द फ्रंट फॉर माइंड, कहते हैं ये जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है ना, कि जो फॉरेस्ट में जो है देखा जाता है, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक बेट होती है। और वो ये देखा जाता है कि एक माइनिंग कॉरपोरेशंस के लिए एक काम बेट की तरह काम करता है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उन्हें हटाया जा सकता है, इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज को किस तरीके से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये ऐसे इट्स इटनरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि इस फॉरेस्ट में उन्होंने बताया है, मार्चिंग थ्रू फॉरेस्ट एट नाइट टू अवॉइड मिलिट्री डिटेक्शन,
कि फॉरेस्ट में से रात में गुजरना जिससे मिलिट्री के जो है नज़र में ना आना, revealing the tribals' intimate familiarity with their ancestral lands and their embodied resistance to dispossession, कि कैसे वो लोग बहुत तरसते हैं कि जब उनकी लैंड से उनको जो है वो अलग कर दिया जाता है। और she used English just to give the voice to the voiceless, तो इंडिजिनस लोगों को। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में वॉकिंग विद कॉमरेड्स में है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स जो है इट इज, इसके बारे में थोड़ा सा बताने के बाद बस थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बस ये खत्म ही होने वाला है। ये जो वॉकिंग विद कॉमरेड्स है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अरुंधति रॉय's एक्सपीरियंस विद द माओइस्ट नक्सलाइट गुरिल्लास। This essay focuses on the forest of Bastar, Chhattisgarh, and the conflict in the book is mainly between Maoists and the Indian state. The major issue that Roy highlights in this work is tribal displacement due to mining projects and आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज लिविंग इन फॉरेस्ट। आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको उन्होंने कॉमरेड्स कहकर इस टेक्स्ट में एड्रेस करा है। एंड रॉय क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर लेबलिंग द माओइस्ट एज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ऐसा मतलब उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है माओइस्ट को सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो के तमगे से नवाजती है। जो ट्राइबल्स इन एसेज में दिखाए गए हैं, दे आर प्राइमरली फाइटिंग टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। और ऑपरेशन ग्रीन हंट जो मैंने आपको बताया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट रेफर्स टू गवर्नमेंट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट नक्सल्स। ट्राइबल्स फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? जो ट्राइबल्स द ट्राइबल्स कॉल द फॉरेस्ट दैट इज देयर मदर एंड सोर्स ऑफ लाइफ। वो धरती को अपनी माँ कहते हैं ट्राइबल्स जो है। ये एक नॉन फिक्शन एसे है और दिस एसे इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन दैट इज द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट सक्सेस। तो ये था, मेरे को यहाँ तक बताना था। एंड द टाइटल वॉकिंग विद द कॉमरेड सजेस्ट दैट इज जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। वॉकिंग विद द कॉमरेड, जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, ये उसमें उन्होंने बताया है। तो ये था दैट इज जर्नी, ये आपका था, क्या नाम था इसका, वॉकिंग विद कॉमरेड्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उनका एक ऐसे है कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। ये ऐसे जो है कॉर्पोरेट पावर, मिलिट्री एक्शन और इंडिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताता हुआ है। और इसके बाद है माई सेडिशियस हार्ट। ये एक 1000 पेज का कलेक्शन है, माई सेडिशियस हार्ट। मैं केवल इसको आपको इसमें शॉर्ट में जो है वो बता देती हूँ, जिससे आप लोग, बाकी तो मुझे पता है आप लोग इतने होशियार हैं कि खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना, करते हैं ना। 2019 में लिखा हुआ 1000 पेज का, सोचिए 1000 पेज, और कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकली चार्ज एसेज। पॉलिटिकली चार्ज एसेज जो हैं इसमें लिखे गए हैं, 20 साल में लिखे हैं एक्चुअली। इसमें उन्होंने क्या क्या एरियाज कवर करे हैं? डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डैम्स, माइनिंग्स एंड कॉर्पोरेट लैंड ग्रैब को उन्होंने इसमें टारगेट करा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिग डैम्स, बस्तर ट्राइबल लैंड्स, एनवायरमेंटल सेक्रीफाइस जोन, न्यूक्लियर नेशनलिज्म के बारे में बताया है, अपोजिशन टू न्यूक्लियर वेपन्स, कश्मीर एंड स्टेट वायलेंस पे है इनका। और उसके बाद हिंदू नेशनलिज्म, उन्होंने कहा है कि इसमें माइनॉरिटी सप्रेशन के बारे में बताया है। आदिवासी रिबेलियन, तो
इसको माई सेडिशियस हार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों कहा जाता है माई सेडिशियस हार्ट, बिकॉज हर एसेज क्वेश्चन अथॉरिटी, उनके एसेज अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं। और जब भी कभी जैसे पता है ना कि अगर अगर आरोप लगाओ तो उसे क्या कहते हैं, सेडिशन कहते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने इस पे कहा है माय सेडिशियस, और सेडिशियस का माय सेडिशियस हार्ट जो है वो उन्होंने कहा है द हार्ट दैट फील्स फॉर जस्टिस इज कॉल्ड सेडिशियस। तो माय मेरा दंगई दिल, तो कहते हैं ना कि रिबेलियस। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी राइटिंग्स क्वेश्चन अथॉरिटी, एंड वेन एवर वी चैलेंज द अथॉरिटी वी आर लेबल्ड एज सेडिशियस। तो उन्होंने जो है इन्होंने कहा है कि मेरा दिल जो है वो दंगई है, रिबेलियस है, बिकॉज आई चैलेंज अथॉरिटी, वट एवर आई फील सो आई राइट सो। तो ये है उनका अरुंधति रॉय जी का, जो मैंने आपको बता दिया है। अब एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो मतलब ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट कर लेते हैं। अरुंधति रॉयज नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज प्राइमरली सेट इन दिल्ली, केरला, कश्मीर या मुंबई। तो सही जवाब आप लोगों को सबको पता है, मैं बता भी चुकी हूं, एंड दैट इज बी, केरला। Which central event in the God of Small Things triggers the tragic consequences? Velutha, Ammu's separation, Sophie Mole's drowning, Esther and Rahil leaving Animal. And that is Sophie Mole ना डूबती तो शायद वेलुथा के साथ भी इतना बुरा ना होता जितना हुआ, तो that is Sophie Mole's drowning. In the Ministry of Utmost Happiness, Anjum initially belongs to which community? दलित, कश्मीरी, हिजड़ा कम्युनिटी या ट्राइबल रिबल्स? एंड दैट इज अंजुम जो है वो यनक कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और ख्वाबगाह नाम की जगह पर जब वो होती है। Which non-fiction work by Roy documents her timeline with Maoist guerrillas? इसमें से द अलजबरा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सेडिशियस हार्ट। अगर अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया और अभी आपको पता है कि किसमें उन्होंने माओइस्ट गुरिल्लास के बारे में छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमते हुए बिताया है, और ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में बताया, एंड दैट इज वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। The cost of living focuses on Roy's critique of corporate globalization, caste discrimination, nuclear weapons and और media manipulation। तो भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो किसके बारे में बताती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, बताओ बताओ, ध्यान से पढ़ा ना, कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इसका सही जवाब है न्यूक्लियर वेपन्स एंड डैम प्रोजेक्ट्स, नर्मदा बचाओ और न्यूक्लियर वेपन्स एंड डैम प्रोजेक्ट। विच टेक्स्ट critically contrast Gandhi and Ambedkar's ideological position? Capitalism, Power Politics, The Doctor and the Saint, and Ordinary Person's Guide to Empire। ये इनका वर्क है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, दैट इज एक इनका वर्क है ये, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता भी देती हूं, एंड दैट इज द डॉक्टर एंड द सेंट, कास्ट, रेस एंड एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये है इसका मतलब एक वर्क है जिसमें है, उन्होंने इसमें बेसिकली ये बताया है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करा है उन्होंने उसमें बी आर अम्बेडकर के रेवोल्यूशनरी थॉट्स के बारे में, और एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के कास्ट एनिलेशन के बारे में। तो रॉय ने गांधी जी के डेइफिकेशन को कंप्लीटली चैलेंज करा है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बिल्कुल खुल के कहा है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने पूरी जिंदगी जो उन्होंने वो कहा जाता है कि ही वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित कम्युनिटी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो थ्रू आउट जो है उनके जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो उन पूरी जिंदगी
इंसल्टिंग जो है वो लेबलिंग्स रही हैं उनकी। और रॉय ये कहती हैं कि अंबेडकर जी ने वाकई में जस्टिस के लिए फाइट किया था और उनको साइडलाइन कर दिया गया इंडिया के एलिट्स के द्वारा। तो आज की इनइक्वालिटी को अगर जानना है तो गांधी और अंबेडकर दोनों को ही जो है वो पढ़ना होगा कि, तो इसलिए ये है द डॉक्टर एंड द सेंट, दैट इज द डॉक्टर एंड द सेंट। ये उनका एस्से है। विच वर्क ऑफ रॉय इज डिस्क्राइब्ड एज 1000-page कंपाइलेशन ऑफ 2 decades, 20 साल लग गए थे इसे लिखने में, एंड दैट इज माई सेडिशियस हार्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया सेडिशियस का मतलब होता है रिबेलियन, एंड वेन एवर एनी वन आस्क क्वेश्चन दैट पर्सन इज लेबल्ड एज seditious, and that is why in these essays she questions the authority and she calls herself seditious. Which essay argues that capitalism functions like a ghost story? ये है कि capitalism a ghost story, और जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम लोग वर्ल्ड लिटरेचर को करेंगे इसे खत्म करने के बाद। एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर मेनली क्विक क्रिटिक इज, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, पोस्ट colonial literature, global imperialism and corporate power, feminist movements या environmental activism? And the answer is that is global imperialism and corporate power. Global imperialism and corporate power. उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस द जन्नत गेस्ट हाउस अल्टीमेटली बिकम्स अ स्पेस फॉर, ये मैंने आपको बताया था कि ये बन जाता है इंडिया के मोस्ट वल्नरेबल एंड डिस्प्लेस्ड लोगों की जगह बन जाता है कि, और ये इसका ये भी बताया था कि रियल हैप्पीनेस इज क्रिएटेड बाय ऑर्डिनरी पीपल हु केयर फॉर वन अनदर। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप कि अरुंधति रॉय जी भी आपको समझ में आए ढंग से। तो बस आज का कथा यही समाप्त होती है, मिलते हैं कल, बाय बाय।